हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो है हमारा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें बता रखा है कि जो भूजो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, जो कि उनको 1 साल के बाद मिलने आ रहे हैं और वो उनको बस स्टॉप पे जो लेने जाता है और काफ़ी भाग के जो है वो उनको वहाँ पर लेने जाता है। जो वो भाग के जाता है, रन करके जाता है, तो उनकी जो ब्रीथिंग है, जो उसकी सांस जो है, ब्रीथ जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। जैसे हम भी कभी भागते हैं तो हमारी जो जो सांसें कितनी तेज़ी से चलने लग जाती है ना, कितनी फास्ट हो जाती हैं। तो वो ये चीज़ जानना चाहता है कि ये जो हम जब रन करते हैं तो हमारे जो ब्रीथिंग जो होती है वो इतनी फास्ट क्यों हो जाती है, वो इस चीज़ को जानना चाहता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ठीक है, ब्रीथ मतलब सांस अंदर लेना और छोड़ना, सांसें लेना और छोड़ना, ये हमारी क्या होती है, ब्रीथ होती है। अगर हम ये बात समझ जाएं कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम रन करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। तो जो ब्रीथिंग जो है ना, वो हमारा रेस्पिरेशन का एक क्या है, पार्ट है। जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है उसी का एक पार्ट होता है ब्रीथिंग। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि हम जो है रेस्पायर क्यों करते हैं। चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं, स्मॉल माइक्रोब्स से जो हैं वो बनते हैं, जिनको सेल्स कहा जाता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बन रहे हैं, सेल्स से बन रहे हैं, है ना। और जो सेल्स जो होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि जो सेल्स हैं वो सेल से वो स्ट्रक्चर तो बनता है, स्ट्रक्चरल भी है, साथ में सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शन भी करते हैं, काम भी करते हैं। ठीक है, ईच सेल एंड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन। अब जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशंस का काम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कुछ जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, कुछ हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सब काम किसके हैं, सेल्स के हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं, वो सेल से बनते हैं। ठीक है, सेल्स के क्या क्या काम है वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब जो सेल्स हैं और ये सब काम करने के लिए टू परफॉर्म दीज फंक्शन, देखो ये न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सक्रिएशन का, रिप्रोडक्शन का, ये सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जो सेल्स हैं, अब ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सारे काम सेल्स के द्वारा हो रहे हैं। अब जो सेल्स को इसके लिए क्या चाहिए, सेल्स को इसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर सेल्स के अंदर एनर्जी होगी तभी हमारे बॉडी के अंदर ये सारे काम हो पाएंगे। जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें इन सब कामों के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये सारे काम कैसे होंगे, जब तक हमारी बॉडी में, जब तक हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, द फूड वॉज स्टोर एनर्जी। अब आप बता सकते हैं कि जो आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्यों कहते हैं आपको बार बार खाना खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि जो खाना है ना उसी के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Therefore, all living organism respire to get energy from food। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पायर करते हैं खाने से एनर्जी लेने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं ना। यू नो डैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो हवा होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ इन रिच कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम बाहर की तरफ निकालते हैं ज़्यादा मात्रा में वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। The air we breathe in transport all the parts of the body ultimately to each cell। जो हवा होती है, the air we breathe is in transported, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर जो है हर एक सेल तक जो है वो क्या जाती है, द एयर जो हम सांस लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के हर एक सेल तक। ठीक है, इन द सेल्स, अब सेल्स में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन इन द एयर। अब हवा जो है पूरे के पूरे उसमें एयर है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है
वो हर एक कहाँ तक जाती है, हर एक सेल तक जाती है वो ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे बॉडी के एक एक सेल तक जाती है। इन द ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब ऑक्सीजन क्या काम करती है, वो जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो सेल्स के अंदर जो हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, उसी को जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है। देखो क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर जब खाना ब्रेक डाउन होता है तो देखो जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद जो हमारे स्टमक में जाता है, फिर जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा चलता है, उसके बाद जो ये जो खाना ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो सब सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है, वो बॉडी के हर एक हिस्से तक जो है वो जाता है, सेल्स में भी जाता है। और जब वो सेल्स में जाके ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज जब वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन होता है, तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर, उस समय पे एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे ट्रीज़ हो, वो सारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो रहा है, वो सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। देखो हम खाना खाते हैं, फिर से समझ लो, खाना खाने के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सारा डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो खाना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो सेल्स में चला जाता है, और जब वो सेल्स में जाके ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। In the cell, the glucose is broken down into the carbon dioxide and water using oxygen। अब देखो क्या होता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ब्रोकन डाउन होता है किसमें, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पानी के अंदर किसको यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके। When the breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called aerobic respiration। अब आपको ये चीज़ समझनी है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जब हमारे जो सेल्स होते हैं ना हमारे अंदर, उसके अंदर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, अगर वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को यूज़ करके अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिना ऑक्सीजन के खाना जो है सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो ऑक्सीजन के साथ भी ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, और बिना ऑक्सीजन से भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, दोनों उसमें होता है, दोनों केस में होता है, ठीक है। विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन भी होता है, और यूज़ ऑफ ऑक्सीजन भी, दोनों कंडीशंस में जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको एरोबिक कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ को, और बिना ऑक्सीजन को एनारोबिक कह रहे हैं। अब जब खाना, देखो इधर समझो, जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, जो कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम बाहर निकाल देते हैं। वाटर रिलीज़ होता है, साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है, जब खाना एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे कि यीस्ट, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, एयर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनारोब्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस समय में उनकी बॉडी में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए यहाँ पे दोनों तरीके से बता दिया, उन ऑर्गेनिजम्स का भी बता दिया जैसे कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एब्सेंस ऑफ एयर रह सकते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी में जो खाना है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उनकी बॉडी में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। अब देखो जो यीस्ट है वो ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायर होता है, जिसको एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर होगा। तो इसलिए ये जो है, इससे जब अल्कोहल बनता है तो जिससे हम वाइन और बियर जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। अब हमारे जो मसल्स होते हैं वो एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, हमारे जो मसल्स हैं कई बार जो हैं बिना ऑक्सीजन के जो है
एनारोबिकली, है ना, बिना ऑक्सीजन से जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इस टाइप से जो है रेस्पायर होता है कई बार हमारे मसल्स में, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्परेली होता है वो, ठीक है। कई बार ना डेफिशिएंसी होती है थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर, तो उस समय पे क्या होता है, किस समय पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कई बार जैसे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत घंटे तक हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या फिर डिमांड ऑफ उस समय पे जब डिमांड ऑफ एनर्जी हाई हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उस समय क्या हो जाता है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो लिमिटेड ही होती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जब बॉडी को ज़्यादा डिमांड हो जाती है एनर्जी की, तो उस समय पे हमारी बॉडी में कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस समय पे जो है हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन की जो हैं क्या करते हैं, खाने को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से फिर क्या होता है कि जो मसल्स को जो एनर्जी की डिमांड होती है वो उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारे मसल्स में होता है, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस समय पे वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या रिलीज़ कर रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर, देखो हमने जो यहाँ पर पढ़ा था ना, हमने उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था जो बिना ऑक्सीजन के, जो बिना एयर के सर्वाइव करते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। जब उनकी बॉडी में, उन ऑर्गेनिजम्स में फिर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। जब ह्यूमन की बॉडी में कुछ टाइम के लिए जो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उस समय पे जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो हमारी बॉडी में जो है उस समय पर रिलीज होती है मसल्स के अंदर। कहाँ पर, ग्लूकोज इन मसल्स, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। और उस समय पे क्या होता है कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कि हमारे जो मसल्स में पेन्स होनी जो है, दर्द होनी जो है शुरू हो जाती है। द क्रैम्प ओकर व्हेन मसल्स सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। वही बात जो मैंने अब आपको बताई है। तो उस समय पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कोज मसल्स क्रैम्प। और जब वो लैक्टिक एसिड रिलीज़ कर रहा है, साथ में एनर्जी तो रिलीज़ कर रहा है, लेकिन अगर लैक्टिक एसिड साथ में रिलीज़ हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उस समय पे फिर क्या होता है, मसल्स में पेन होनी शुरू हो जाती है। और उस समय पे अगर हम हॉट वाटर बाथ ले लेते हैं या फिर हम वहाँ पे मसाज कर लेते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है, द इंक्रीज़ इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से जो ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है वो टूट जाता है। और जब लैक्टिक एसिड टूट जाता है तो वो किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है फिर वो बदल जाता है, ठीक है। फिर उस समय में क्या होता है कि हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं उसमें आराम हमें जो है मिल जाता है, हमें जो पेन हो रही होती है फिर हमें उससे आराम मिल जाता है। लिखा ना, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट बाथ एंड मसाज। हमें कब मिलता है रिलीफ क्रैम्प से, जो हमारी मसल्स में होता है जब हम गर्म पानी से नहा लेते हैं या फिर हम ऑयल से मसाज करते हैं, उस समय फिर हमें क्रैम्प्स में आराम आ जाता है, क्योंकि उस समय पे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ जाती है। और जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। वाई डू वी रेस्पायर, कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं, हम क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारा हमें आ गया यहाँ पे। अब हम समझ लेते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना ना, जो हम ब्रीथ करते हैं। डू यू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। अपने टीचर के सुपरविजन या किसी बड़े के सुपरविजन में आपको ये करना है कि आपको अपने नाक के जो छेद है ना, नॉस्ट्रिल, जो माउथ को टाइटली बंद करना, और आपने घड़ी की तरफ देखना और फील करना है कि कितनी देर तक आप उसको बंद रख सकते हो। और नोट डाउन द टाइम, आपको टाइम नोट कर लेना है। सो नाउ यू नो डैट यू कैन नॉट सर्वाइव अ लॉन्ग विदाउट, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप बहुत लंबे समय तक बिना सांस लिए रह नहीं सकते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर, इसका मतलब ये है, ब्रीथिंग का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेना और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर करना। किसकी मदद से, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स जो होते हैं उनकी मदद से हम सांस को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। द टेकिंग इन एयर ऑफ द रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी कॉल इनहेलेशन। सांस को अंदर लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। इट इज़ द कॉन्टिन्यू प्रोसेस विच गोज, अब ये जो लगातार जो प्रोसेस है चलता रहता है ऑन ऑल द टाइम हमारे अंदर, थ्रू
थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेस हर समय चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, 1 मिनट में जो वो सांस लेता है उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग इनहेल एंड एक्सलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, सांस लेते और छोड़ते समय एक्सलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेल एंड प्लस 1 एक्सलेशन, कि एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर छोड़ने को हम ब्रीथ कहते हैं। वुड यू लाइक टू फाइंड आवर ब्रीथिंग रेट्स, क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट जानना चाहेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ द कंस्टेंट इट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। देखो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि जनरली वी आर नॉट अवेयर डैट वी आर ब्रीथिंग, हम इतना ध्यान नहीं देते। देखो हम जब सांस, हम सारा दिन हर समय सोते टाइम भी हम सांस ले रहे, लेकिन हम इतना उस पर ध्यान नहीं देते ना। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू नो काउंट योर, अगर आप कभी भी अपना ब्रीथिंग रेट देखना चाहें कि आप कितनी बार सांस ले रहे हैं नॉर्मली, तो आपको क्या करना है कि हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन द, आपको ये देखना है, फाइंड आउट करना है कि कितनी बार जो है यू ब्रीथ इन, कितनी बार आप अंदर सांस ले रहे हैं, कितनी बार बाहर कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। डिड यू इनहेल द सेम, क्या आप जितना 1 मिनट में जितनी बार अंदर सांस ले रहे हैं क्या उतनी बार या बाहर छोड़ रहे हैं, ये आपको देखना है, जिससे कि आप ब्रीथिंग रेट आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। जब आप वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, या फिर आप रेस्ट में हैं, तो ये सब चीज़ें ना आप नोट डाउन कर सकते हैं टेबल के अंदर। ये हमें यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, यहाँ पे आप इसमें नोट कर सकते हैं, क्लासमेट्स का नेम लिख लो, नॉर्मल कितनी आपका ब्रीथिंग रेट है, और आफ्टर वॉक करने के बाद कितना है 10 मिनट्स के अंदर, और रनिंग 100 मीटर करने के बाद कितना, रेस्ट में कितना है। तो अपने क्लासमेट से आप ये मैच कर सकते हो। ऑन एन एवरेज जो होता है, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, जब वो ब्रीथ करता है तो 15 से 18 टाइम जो है 1 मिनट में ब्रीथ करता है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है तो 25 टाइम्स जो है 1 मिनट में ब्रीथ करता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीपर ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, हम जो है इसके साथ क्या करते हैं, डीप ब्रीथ, ज़्यादा सांस लेते हैं, इनहेल मोर ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हम उसको लेते हैं। अब यहाँ पर है, लास्ट हमने पढ़ा, यहाँ पे है एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन से क्या है, सप्लाई टू अवर सेल्स, जब हमारे सेल्स में सप्लाई होता है तो इससे क्या होता है, इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी रिलीज। उससे क्या होता है कि हमारा जो फूड जो होता है सेल्स के अंदर, ग्लूकोज जो होता है वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है और उससे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज़ होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू फील हंग्री, अब आपको पता चल गया कि हमें जो है हंग्री फील क्यों होता है जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। आफ्टर फिज़िकल एक्टिविटी के बाद जो है हमें जो है वो भूख क्यों लगती है, क्योंकि जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज है वो उन्होंने क्या करा, सारी एनर्जी रिलीज़ कर दी एक्टिविटी करते टाइम, रन करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम, या घर का कोई भी हम कहीं जाते आते हैं तो हमारी जो सेल्स में एनर्जी वो सारी रिलीज़ हो गई। या हम बोलते हैं, ज़्यादा बोलने पे भी जो क्या होता है, एनर्जी जो हमारी जो सेल्स के अंदर है वो हम यूज़ कर लेते हैं, सारी एनर्जी जो हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ तक कि जब हम सांस भी लेते हैं तब भी जो है एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, कई बार क्या लोग होते हैं, कई बार किन्हीं किन्हीं लोगों का क्या काम होता है, सारा दिन बैठने का काम होता है, लेकिन फिर भी उनको भूख लगती है। क्यों भूख लगती है, क्योंकि वो सांस तो ले रहे हैं ना, सांस लेने और छोड़ने में भी जो एनर्जी यूज़ हो रही है, तो सेल्स में जितनी भी एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमें फिर से भूख लग जाती है, ताकि फिर से ग्लूकोज जो हम खाना खाएं वो डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट होने के बाद वो सेल्स में चला जाए ग्लूकोज के रूप में, और फिर वहाँ से हमें फिर से एनर्जी मिलती है, फिर से हम जो है काम कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इसलिए हमें जो है वो भूख लगती है किसी भी एक्टिविटी के बाद, या बोलने के बाद भी हमें भूख लग जाती है, या कई बार हम बैठे बैठे भी हमें जो भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, जो हम सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, उससे भी हमें भूख लग जाती है। जब हमें बहुत ही ज़्यादा ड्रॉजी मतलब बहुत नींद वाला फील होता है, डज यू ब्रीथ रेट स्लो, उस समय क्या हमारा ब्रीथ रेट कम हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो उस समय हमारी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है रिसीव कर पाती है। देखो कुछ एक्टिविटीज़ हमें नीचे दे रखी है, कुछ सो रहा है, कुछ काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई यहाँ पे ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ये सब एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। शो द वेरियस एक्टिविटी कैरीड आउट द पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे, जो नॉर्मल डे में हम करते हैं। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच भी, कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा ब्रीथ रेट होगा, कौन सी में
ब्रीथिंग जो है वो कम होगी। इन सबको आपने नंबर वाइज जो है वो 1 2 3 करके आपने इसमें लिख लेना है। अब हम देखते हैं वाई डू वी ब्रीथ, अब हम सांस क्यों लेते हैं ये हमने देखना है। ऊपर आपने देखा था ना, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, किसने क्वेश्चन पूछा था, भूजो ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि जब हम भागते हैं तो हमारी जो ब्रीथ होती है वो इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। तो उस क्वेश्चन का आंसर किस में था, वाई वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। अगर हमें यही पता चल जाएगा कि हम सांस क्यों लेते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब हम रन करते हैं तो वो इतना फास्ट क्यों हो जाते हैं, हमारी जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इतना फास्ट क्यों हो जाता है। लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम समझते हैं यहाँ पे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, नॉर्मली जो हम सांस कहाँ से लेते हैं, अपने नाक के जो हमारे छेद होते हैं नॉस्ट्रिल, वहाँ से सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी, तो ये नॉस्ट्रिल से होती हुई नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और विंड पाइप से होती हुई जो है लंग्स तक जाती है। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और जो लंग्स होते हैं वो किस में होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, दिस कैविटी इज द सराउंडेड बाय द रिब्स, और जो ये कैविटी होती है वो रिब्स के चारों तरफ होती है। अभी मैं आपको नीचे समझाऊंगी, ये नीचे हमें यहाँ पे वो डायग्राम दे रखा है, उससे मैं आपको समझाऊंगी। और ये जो कैविटी होती है वो रिब्स की चारों तरफ होती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट्स कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब फिगर 6.4 में हम इसको समझ लेते हैं। ये देखो, यहाँ से जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, यहाँ पे दिखा नहीं रखा, वहाँ से हम सांस लेते हैं तो ये जो है यहाँ से अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद ये विंड पाइप है, विंड पाइप से कहाँ चली गई, ये लंग्स में चली गई। अब लंग्स में यहाँ पे लंग्स जो नीचे है ना, ये लंग्स हैं, यहाँ पे चली गई। ऊपर जो रिब्स दे रखे हैं, इस साइड नहीं दे रखे रिब्स, ये जो है दोनों तरफ होते हैं रिब। ठीक है, ये रिब्स होते हैं। और चेस्ट के अंदर क्या होती है, जो चेस्ट कैविटी है, उस चेस्ट कैविटी के अंदर जो क्या है, यहाँ पे मैं बता रखा था ऊपर, और उसके साथ ये देख लो, ये जो रिब्स है ना, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये डायफ्राम्स होता है। ठीक है, डायफ्राम्स। अब मैं आपको दोबारा बताऊंगी ऊपर जाके, अच्छे से समझ लो। यहाँ से सांस हमने अंदर ली, विंड पाइप में गई, विंड पाइप से चेस्ट में आ जाती है, और नीचे जो है डायफ्राम है। ठीक है, तो पहले एक बार और समझ लो, ये देखो, अब समझो इसको आप। यहाँ पे हाँ लिखा था कि जो हम सांस लेते हैं, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नाक के छेद से सांस लिया। व्हेन ही इनहेल, हवा जो हम अंदर की तरफ लेते हैं तो ये क्या होती है, नॉस्ट्रिल से कहाँ पे चली गई, नेसल कैविटी में चली गई, और नेसल कैविटी से जो है वो विंड पाइप से होती हुई लंग्स में चली जाती है। ठीक है, हवा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं नेसल कैविटी से विंड पाइप से होती लंग्स में चली जाएगी। और लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर जो लंग्स होते हैं। ठीक है, और ये जो कैविटी है ये रिब्स के चारों तरफ होती है। चेस्ट कैविटी किसके चारों तरफ होती है, रिब्स के चारों तरफ होती है। और इसके नीचे एक मस्कुलर डायफ्राम भी होता है, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केस। अब जो ब्रीथिंग होती है ना, सांस लेना या छोड़ना, जो ये किस में होती है, जो डायाफ्रेम होता है और जो रिब केस होता है, ये पूरा का पूरा जो ये रिब केस है, ये जो पूरा का पूरा रिब केस है। ठीक है, क्योंकि इसमें चेस्ट भी आ गई, चेस्ट कैविटी भी आ गई, ये आ गया इसके अंदर, और ये रिब केस भी आ गया, और लंग्स भी आ गए, है ना, ये लंग्स भी आ गए, रिब के, ये जो पूरा का पूरा रिब केस है। ठीक है, और साथ में जो नीचे हमें ये डायाफ्राम दे रखा है। जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो इन दोनों के अंदर जो है, इनके अंदर और डायाफ्राम, इनके अंदर जो है मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट कैसे होती है अभी जो हम आगे इसमें समझेंगे। इतना आपको समझ आ गया, जब सांस लेते और छोड़ते हैं तो इसमें लंग्स में और ये डायाफ्राम जो है, इन दोनों में जो है वो मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप, आउटवर्ड द डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय पे क्या होता है, जो ये लंग्स हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, और ये जो है ऊपर ये जो है डाउन हो जाता है, मतलब। ठीक है, ये क्या लिखा है, जो डायफ्राम है वो डाउन हो जाता है और जो रिब्स हैं वो अप हो जाते हैं, और डायफ्राम डाउन हो जाता है जब सांस को क्या करते हैं, अंदर की इनहेल करते हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग। इससे क्या होता है, इस मूवमेंट से जो है, इस मूवमेंट से क्या होता है, द मूवमेंट इंक्रीज स्पेस, इससे जो है वो स्पेस बढ़ जाती है चेस्ट कैविटी के अंदर, जगह बन जाती है हवा के लिए। ठीक है, एयर रशेस इनटू द लंग्स, और जो हवा जो हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ लेते हैं, तो इस मूवमेंट से क्या होता है, जो हवा है जो हम अंदर की तरफ ले रहे हैं वो अंदर स्पेस बन जाता है, और स्पेस बनने से क्या होता है, वो हवा हमारे लंग्स में
चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, अब जो लंग्स है वो हवा से भर चुके हैं, लेकिन जब हम उसको सांस को बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं उस समय पे जो रिब्स हैं, हमारे जो लंग्स है वो नीचे हो जाते हैं, जो फूले हुए थे वो सिकुड़ जाते हैं, और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ फूल जाता है इन इट्स फ्रॉम पोजीशन। दिस रिड्यूस, अब जो हवा अंदर भर गई थी वो क्या होती है, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, द एयर इन पुश्ड आउट। इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है एंड एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और जो हवा है वो लंग्स से जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली, टेक अ डीप ब्रीथ। अब इस मूवमेंट से क्या होता है, ईजिली जो है वो हमारी बॉडी जो है वो डीप ब्रीथ ले लेती है। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमन। अब एब्डोमन क्या होता है, जो हमारा स्टमक जो होता है वहाँ पे हमें जो अपने हथेली जो है वो रखने के लिए बोला गया है, और हमें मूवमेंट जो फील करना है एब्डोमन के ऊपर कि क्या मूवमेंट हो रहा है। व्हाट डू यू फाइंड आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। अब देखो आफ्टर हैविंग, हमने जो ये इसको पढ़ा है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। इससे हमें पता चला कि जो चेस्ट कैविटी है ना उसके साइज़ में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ इन्वॉल्व किया है, एक चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन किया है। एवरीवन हैज़ बूस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपेंड इन इट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स। अब हम एक्टिविटी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं द एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हवा जो होती है, वेरियस टाइप, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं सच है स्मोक के अंदर, डस्ट में, पॉलन एक्सेट्रा में, जो कि हमारे अंदर चले जाते हैं, और ये जो पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं हेयर प्रेजेंट एवर नेसल कैविटी के अंदर जाके ये ट्रैप हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पास्ट हो जाते हैं हेयर के अंदर से निकल के नेसल कैविटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, इरिटेट होते हैं इस कैविटी के अंदर, लीनिंग ऑफ कैविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नीज़ होती है, हमें छींक आ जाती है, और स्नीजिंग एक्सपर्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल, और इनको क्या करती है वो बाहर की तरफ जो है वो निकाल देती है। डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ इनहेल, इससे क्या होता है, जो स्नीज है वो एक्सपेल द फॉरेन पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, इनहेल करता है एयर को, जो बिल्कुल डस्ट फ्री होती है, क्लीन होती है, हमारी बॉडी के अंदर ले जाने के लिए। व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज़, जब आप स्नीज करते हैं तो यहाँ पे टेक केयर लिखा हुआ, अपने नोज़ को आपको कवर करना है, सो डैट फॉरेन पार्टिकल्स, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड एंड बाय अदर पर्सन, ताकि वो दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो ना चले जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमें एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक डीप ब्रीथ लेनी है, एक गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने के बाद जो आपको अपने अपने चेस्ट को मेज़र करना है अपने मेजरिंग टेप से, और रिकॉर्ड करना है कि उसका क्या साइज़ है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट द क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब वो कितनी एक्सपेंड हुई है वो जो है आप वो नोट डाउन करनी है अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। अब इसको जो है, ये जो ब्रीथिंग का जो सिंपल, हम इसको एक सिंपल मॉडल से जो है ना, इसको हम समझेंगे, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है उसको हम एक मॉडल से समझेंगे। देखो यहाँ पे हमें ना एक प्लास्टिक बॉटल्स इस टाइप से लेनी है, ये देखिए, ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, इस टाइप से हमें जो है 2 प्लास्टिक की जो बॉटल्स लेनी है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके नीचे से जो देखो इसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर बैलून लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कट किया। अब यहाँ पे हमें इस टाइप से पाइप्स लगानी है, और यहाँ पे हमें 2 बैलून जो है इसको लगा देने हैं, और ऊपर से हमें इसको इस टाइप से पाइप जो है इसके अंदर डालनी है। अब इतना हम इसको समझ लेते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं जो हमने यहाँ पे इसको समझा है। देखो, टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम। हमने एक वाइट प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसके नीचे से हटा देना है, और उसके अंदर वाई शेप का जो है ग्लास और प्लास्टिक की ट्यूब हमने लगा देनी, जैसे नीचे लगी हुई थी ना इस टाइप से, ऐसे। तो मेक अ होल इन द लिड ऑफ द, ऊपर जो लिड थी उसमें हमने होल कर देना है। ट्यूब मेक पास थ्रू इट, जिसकी जो हमारी जो ट्यूब है वो अंदर की तरफ चली जाए उस होल से। टू द फ्रॉग एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बैलून्स,
इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन फिगर 6.7 में दिखाया गया है. नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट. टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई टू थिन रबर ऑफ प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड. अब नीचे हमने क्या लगा दिया, इसमें एक लार्ज रबर बैंड जो है वो हमने नीचे जो है, ये तो दो हमने बैलून लगा दिए और नीचे दो हमने क्या करा, ये रबड़ की शीट्स हैं, ये दो हमने नीचे रबड़ की शीट लगा दी. ये दोनों जो हैं वो बैलून है और ये क्या है, प्लास्टिक की बॉटल है. डिफ्लेटेड बैलून होते हैं जो फूले नहीं होते, वो लगाने हैं यहाँ पे. ठीक है, अब आगे देखो, जब हमने इस टाइप से सारा लगा दिया, अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें समझना है कि जो लंग्स में एक्सपेंशन होती है वो कैसे होती है. पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉश द बैलून. नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप. ऑब्जर्व द बैलून. डिड यू सी एनी चेंज. देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बार जो हमने नीचे रबर शीट लगाई थी ना इसके, ये देखो यहाँ से, ये जो हमने रबर शीट लगाई, एक बार इसको नीचे की तरफ आपने खींचना है. और जब आप इसको नीचे की तरफ इसको पुल करोगे तो ऊपर से क्या होगा, जो हवा है वो अंदर की तरफ जाएगी. और हवा जब अंदर की तरफ जाएगी तो उससे क्या होगा, ये दोनों जो बैलून है वो फूल जाएंगे. ठीक है, लेकिन जब इसको ऊपर की तरफ आप पुश करोगे तो क्या होगा, हवा जो यहाँ पे भर गई थी, जो यहाँ पे ऊपर से जो हवा आई थी वो जो भर गई थी, वो क्या होगा, वो बैक ऊपर की तरफ जाएगी और ये दोनों जो बैलून हैं जो फूल गए थे वो दोनों सिकुड़ जाएंगे. ठीक है, और हवा जो है वो बाहर की तरफ जाएगी. ऐसे ही हमारे जो लंग्स में जो है, रिब केस में ऐसे ही होता है. ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, हमने ऊपर देखा था, जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा जो डायफ्राम था वो नीचे की तरफ आ जाता था और जो हम सांस हमारी अंदर की तरफ आती थी और लंग्स हमारे जो हैं वो फूल जाते थे. लेकिन जब सांस छोड़ते थे तो हमारा जो डायफ्राम था वो ऊपर की तरफ जाता था और लंग्स हमारे सिकुड़ जाते थे और हवा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती थी. तो ये हमने देखा कि यही चेंजेस जो हैं वो बैलून के अंदर आए हैं. व्हाट डू द बैलून्स इन द मॉडल रिप्रेजेंट. अब इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैलून हमें, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट. और रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो बैलून्स हैं वो हमें लंग्स यानी कि रिब केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रबर शीट है वो हमें डायफ्राम जो है रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे. नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. अब आप जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि अब आपने इसको अच्छे से समझ ली. अब हम यहाँ पे देखेंगे वाई डू वी ब्रीथ आउट. अब हम जो ब्रीथ जो है वो हम बाहर की तरफ क्यों करते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या बाहर की तरफ जो है वो निकालते हैं. व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. टेक अ सिलेंडर. अब हमें यहाँ पे सिलेंडर लेना है, नीचे हम यहाँ पे देख लेते, पहले इसको पढ़ लेते हैं. टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लास्टिक बॉटल. मेक अ होल इन द लिड ऑफ टू फिक्स इट ऑन अ बॉटल. पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. लाइम वाटर कौन सा होता है, जो चूने का पानी जो होता है ना, इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू. और इसके अंदर एक प्लास्टिक जो है वो स्ट्रॉ भी हमें इसमें डालनी है. अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इस टाइप से. देखो ये हमारी जो है एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है और ये जो है हमारा लाइम वाटर है एक ट्यूब के अंदर. ठीक है, अब जब हम बाहर की, अब इसको हम पहले आगे और पढ़ लेते हैं. यहाँ पर हमें दे रखा है इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच वे दैट इज डिप इन द लाइम वाटर. जो उसके अंदर होल है ना, उसके थ्रू आपने जो स्ट्रॉ अंदर डाल देनी है जो लाइम वाटर तक पहुँच जाए. अब आपने ऊपर से क्या करना है, ब्लो करना, फूंक मारनी है जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ के अंदर कुछ मिनट तक. इज़ देयर अ चेंज इज़ द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर. जब आपने स्ट्रॉ के अंदर ऊपर से ब्लो किया तो उस लाइम वाटर में कुछ चेंज आया. कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिक्स दैट व्हाट यू लर्न इन द चैप्टर 5. देखो जब उसको हम लाइम वाटर में ऊपर से जब हम उसमें ब्लो करेंगे ना तो उसमें क्या चेंज आता है कि वो सारा जो है ना वो क्या बन जाता है, बहुत मिल्की बन जाता है, कि हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था. ठीक है, यू आर अवेयर डैट एयर इनहेल एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. यानी कि जो हवा हम लेते हैं और जो हवा हम छोड़ते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं जो बाहर की तरफ छोड़ते हैं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, व्हाट डू यू वी एक्सहेल, हम क्या छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ. हमारा टॉपिक यही है ना कि हम क्या छोड़ते हैं बाहर की तरफ. डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं बाहर की तरफ, या फिर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं वो छोड़ते हैं, यानी कि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या और भी गैसेस होती हैं. यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी आप शीशे के ऊपर जब हवा को अपने मुंह से बाहर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाता है, साथ में वाटर वेपर भी आ जाता है साथ में. फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट कम, फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम. तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाती हैं मिरर के ऊपर.
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रखा है कि ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो प्राणायाम है, उससे क्या होता है कि हमारी जो कैपेसिटी ऑफ लंग्स है उसके अंदर एयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मोर ऑक्सीजन जो है सप्लाई होती है बॉडी में, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर भी होता है, तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल। अब कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम लेते और छोड़ते हैं। देखो जब हम इनहेल करते हैं तो 21% जो है ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है, और साथ में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हमारे अंदर जाती है जब हम सांस को लेते हैं। लेकिन जब सांस को छोड़ते हैं तो 16.4% जो सांस है वो हमारे अंदर से ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ जाती है, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। अब साथ में आ जाता है हमारा आगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब एनिमल्स में जो है ब्रीथिंग कैसे होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गॉट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स। इन सब में लंग्स होते हैं उनकी चेस्ट कैविटी के अंदर, लाइक द ह्यूमन बींग, जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग्स के होते हैं, तो उसी तरीके से वो सांस लेते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड, जिनके हमारी तरह ही जो है ह्यूमन बींग्स की तरह ही जो है वो लंग्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच इज अ स्मॉल ओपनिंग, कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑन इट्स बॉडी। कॉकरोच के साइड में कुछ ओपनिंग होते हैं, अभी हम पिक्चर्स में देखेंगे। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव द सिमिलर ओपनिंग, और बाकी के और ऑर्गेनिज्म है उनमें भी ऐसे ही सिमिलर ओपनिंग्स, ये देख रहे हो आप, ये जो छोटे छोटे जो ये ओपनिंग्स जो इसके अंदर होते हैं। अब इनसे क्या होता है, दीज ओपनिंग, इन्हीं ओपनिंग से जो है वो, इन्हीं ओपनिंग्स को जो है वो स्पिरेकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया कहा जाता है, यानी कि जो इनका नेटवर्क जो होता है ट्यूब्स का उसको ट्रैकिया कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जहाँ पे जो है गैस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन जो है रिच इन रशेस थ्रू द स्पिरेकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब। अब जो ऑक्सीजन है वो स्पिरेकल्स के थ्रू जो है अच्छी ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रैकिया ट्यूब में जो है वो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच रशेस थ्रू द स्पिरेकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज़, जो कि बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होता है, एंड रिचेस हर एक सेल के अंदर, जो बॉडी के हर एक सेल में वो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से होती हुई जो है वो ट्रैकिया ट्यूब्स के अंदर से जाती हुई जो है वो मूव थ्रू आउट द स्पिरेकल्स, मतलब जैसे सांस अंदर की तरफ जाती है उसी तरीके से, जो अगर ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा रही है कॉकरोच में, उसी तरीके से जो है वो सेम उसी तरीके से वो बाहर की तरफ जो है वो निकलती है, ठीक है। तो दोनों जो सिस्टम है इसमें जो है वो सेम ही बताए गए हैं। दीज आर द ट्यूब्स आर ट्रैकिया आर फाउंड फ्रॉम इन इंसेक्ट्स। अब ये दीज एयर्स ट्यूब्स, ये जो एयर्स ट्यूब्स होती हैं या फिर इनको ट्रैकिया जिनको कहा जाता है, ये कहाँ पाई जाती है, फाउंड ओनली इंसेक्ट, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाई जाती है, नॉट एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल, और किसी भी एनिमल के ग्रुप में नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना है कि जो ओपनिंग्स होते हैं इनके अंदर उनको स्पिरेकल्स कहते हैं, और जो ये नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स का जो होता है उसको ट्रायरिका कहा जाता है। ये दो चीज़ें आपको जो इसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अर्थवॉर्म का हम देखें तो अर्थवॉर्म के अंदर जो हमने चैप्टर 6 में देखा था, क्लास 6 में, जो अर्थवॉर्म जो सांस लेते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। जो स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट होती है, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है हल्की हल्की सी, और थोड़ी सी स्लिमी मतलब स्लिपरी टाइप होती है जब उसको छूते हैं तो। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, और गैसेस जो है वो इन्हीं स्किन के थ्रू जो अंदर पास होती है। और जो फ्रॉग होता है हैव अ पेयर ऑफ लंग होता है ह्यूमन बींग की तरह उसके अंदर, और दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और वो भी अपनी स्किन से सांस लेता है, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी, उसकी भी स्किन जो है मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। अब जो पानी के अंदर जो जानवर होते हैं जो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ अंडर वाटर, कैसे वो सांस लेते हैं पानी के अंदर।
यू हैव स्टडी इन क्लास 6, आपने देखा था जो फिश के जो गिल्स इन फिश, जो फिश के अंदर गिल्स होते हैं वो उनको ऑक्सीजन सांस लेने में जो उसको मदद करती है, जो कि पानी में डिज़ोल्व होती है। देम यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। गिल्स इज द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो गिल्स आर वेल सप्लाइड, जो गिल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स तक। जो इसके अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती है ना, तो ये अच्छे से सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स के साथ। गिल्स जो है ब्लड वेसल्स के साथ जो है वो सप्लाई करती है फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। गैसेस को जो है वो जो भी एक्सचेंज वगैरह होता है गैस का, वो सब किसके थ्रू होता है, गिल्स के अंदर होता है। वो किसके साथ मिलके करती है, ब्लड वेसल्स के साथ मिलके करती है फिश। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स भी जो है रेस्पायर करते हैं सर्वाइव करने के लिए। एज यू हैव लर्न क्लास 6 में आपने पढ़ा था, टेक ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेते हैं हवा में से और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर की तरफ उसको छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अदर ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन को यूज़ करके जो क्या होता है, यूज देखो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और फिर वो किस में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में चेंज हो जाती है लिविंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन। हर एक पार्ट जो है बहुत अपना अपना जो है वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑक्सीजन लेता है हवा से प्लांट्स में हर एक पार्ट, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स, कि प्लांट्स के अंदर टाइनी पोर्स छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, फॉर एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। लाइक अदर लिविंग सेल्स, जैसे और लिविंग सेल्स होते हैं, और लाइक अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन जनरेट एनर्जी। जैसे कि प्लांट्स के ऑल सेल्स, दूसरे जो सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स जो होते हैं, उसके साथ साथ जो रूट्स होती हैं ना, रूट सेल्स जो होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू एनर्जी को जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल। अब जो रूट्स जो है, देखो यहाँ पे जो स्पेस होती है ना मिट्टी के अंदर, जो खाली जगह होती है, तो वहाँ से क्या करता है रूट्स जो है, रूट्स टेक अप एयर, हवा लेता है फ्रॉम द एयर स्पेस, यहाँ पे जो एयर स्पेस होती है वहाँ से, जो कि मिट्टी के अंदर जो है बिटवीन सॉइल के अंदर, जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से जो है वो क्या करती है, जो रूट्स होती हैं वहाँ से वो क्या लेती हैं, रूट्स टेक अप एयर, हवा लेती हैं फ्रॉम द एयर स्पेस से। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इट पोटेड प्लांटेड ओवर वाटर। आप बता सकते हैं कि क्या होगा जब किसी पोटेड प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इन वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड टू फॉर देयर सर्वाइवल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनर्जी लेने के लिए रेस्पायर करते हैं, जिंदा रहने के लिए उनको किसकी ज़रूरत है, नीड टू रेस्पायर टू गेट, रेस्पायर करते हैं टू गेट, एनर्जी लेने के लिए रेस्पायर करते हैं, नीडेड फॉर देयर सर्वाइव, जो कि उनके ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।